हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की आज से यहां पर क्लास 9th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट होने वाली है। आज आपका यहां पर अध्याय पहला है। यहां पर हम लोग भारत के आकार और स्थिति के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर विश्व का मैप दिया गया है और जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस वर्ल्ड मैप में मैप को एक बीच में से एक रेखा डिवाइड कर रही है और ये रेखा जो है इस मैप को दो बराबर भागों में डिवाइड कर रही है। इस रेखा को 0 डिग्री अक्षांश या फिर इक्वेटर लाइन कहा जाता है। इस इक्वेटर लाइन के उत्तर वाला जो ऊपर का आधा भाग है, इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या फिर उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। वहीं इस इक्वेटर लाइन के दक्षिण वाला जो भाग है, इसको साउदर्न हेमिस्फीयर या फिर दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। इन 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप जो है ये एशिया महाद्वीप है। तो एशिया महाद्वीप का जो अधिकांश भाग है ये उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। इसका केवल थोड़ा सा भाग ही जो है दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। अगर हम लोग देशांतर के अकॉर्डिंग देखें तो देशांतर के अकॉर्डिंग जो है एशिया महाद्वीप पूरी तरह से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एशिया के दक्षिण में एक येलो कलर का यहाँ पर आप मैप देख पा रहे हैं। तो ये जो हिस्सा है ये भारत का हिस्सा है, यानी कि भारत जो है एशिया महाद्वीप के दक्षिण में अवस्थित एक देश है। भारत की स्थिति पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है, यानी भारत का कोई भी हिस्सा दक्षिण गोलार्ध में नहीं जा रहा है, पूरी तरह से यह उत्तरी गोलार्ध में ही अवस्थित है। तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका जो मुख्य भाग है ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के मध्य है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य इसका अक्षांशीय विस्तार है। वहीं इसके देशांतरी विस्तार की बात करें तो इसका देशांतरी विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य इसका देशांतरी विस्तार है। कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री जो इक्वेटर लाइन है, उत्तरी अक्षांश रेखा है, वो हमारे भारत देश को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इक्वेटर लाइन है और इक्वेटर लाइन जो है हमारे देश को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। इन 8 राज्यों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं: गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार जो PCS एग्जाम में पूछा गया है कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। हमारे देश के मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में, देखिए दक्षिण पूर्व वाला ये वाला हिस्सा होगा। तो दक्षिण पूर्व में जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, दक्षिण पूर्व में यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है और ये द्वीप समूह जो है बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। वहीं दक्षिण पश्चिम में यानी इस साइड में, तो दक्षिण पश्चिम में जो है लक्षद्वीप समूह है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और लक्षद्वीप समूह जो है ये अरब सागर में पड़ता है। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है जिसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। वहीं इसके दक्षिण पश्चिम में जो है अरब सागर है और अरब सागर के अंदर यहाँ पर लक्षद्वीप समूह पड़ता है। लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार ये दोनों ही भारत के ही पार्ट हैं। अब देखिए यहाँ पर भारत के उत्तरतम, दक्षिणतम, सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदुओं के बारे में चर्चा की गई है कि जो भारत की जो मुख्य भूमि है, तो भारत की मुख्य भूमि से दूर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट या फिर इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है, ये ग्रेट निकोबार द्वीप पे पड़ता है। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये भारत का द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो नीचे वाला जो द्वीप समूह है वो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह है। तो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में सबसे दक्षिणतम जो भाग है हमारा, जिसको हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, यहीं पे पड़ता है। यानी हमारा सबसे दक्षिणतम जो बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है और ये हमारी मुख्य भूमि से, यानी भारत का जो मुख्य भूमि पार्ट है, इससे दूर है, यानी ये ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। जबकि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा कॉल है और ये भारत के वर्तमान में लद्दाख रीजन में पड़ता है। इंदिरा कॉल यहाँ पे पड़ता है और ये लद्दाख रीजन में पड़ता है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु है, सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु है और ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। जबकि पश्चिमी बिंदु जो है गुहार मोती जो है यहाँ पे पड़ता है, ये कच्छ जिला गुजरात में पड़ता है। अगर हम बात करें भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो ये केप कोमोरिन है। यानी हमारी मुख्य भूमि पर सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है ये केप कोमोरिन है, जो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। हमेशा आपको एक बात याद रखनी है, जब भी अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, तो आप बताएंगे इंदिरा पॉइंट। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय मुख्य भूमि पर, जैसा कि आप लोग जानते हैं इंदिरा पॉइंट भारत की मुख्य भूमि पर नहीं है बल्कि द्वीप समूह पर है, जबकि भारत की मुख्य भूमि पर जो दक्षिणतम बिंदु है वो केप कोमोरिन या केप केमोरिन इसको कहा जाता है। आगे यहाँ पर भारत के आकार के बारे में बताया गया है। देखिए भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर पूरा का पूरा फिगर लिखा हुआ है कि यह 32,87,263
वर्ग किलोमीटर है, जिसमें कि इसके द्वीप समूह भी शामिल हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है, यानी भारत के पास जो विश्व में जितनी भी भूमि है उस भूमि का लगभग 2.4% हिस्सा भारत के पास है। भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है। विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है, सेकंड नंबर पर कनाडा आता है, थर्ड पर यूएसए, चौथे पर चीन, पांचवें पर ब्राजील आता है, छठवें पर ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर भारत आता है। यहां पर आपको एक चीज स्पष्ट कर देता हूं, कुछ कुछ किताबों में, कुछ कुछ मीडिया सोर्सेस में आप लोग देखेंगे कि चाइना को 3rd नंबर पर रखा गया है, क्षेत्रफल के मान में चाइना को 3rd नंबर पर दिखा दिया गया है, लेकिन वास्तविकता में चाइना जो 4th पर आता है। ऐसा इसलिए किया गया है कि कई बार क्या है, कई बार चाइना जो है कई अन्य देशों की जो भूमियां हैं उन पर अपना दावा करता है। चाइना जो अपनी विस्तारवादी जो नीति है उसकी वजह से काफी चर्चा में रहता है, कई देशों के क्षेत्रों पर ही अपना दावा करता है। इसी आधार पर इसको जो है कभी कभी तीसरे नंबर पर रख दिया जाता है, लेकिन वास्तविकता में यूएसए तीसरे नंबर पर है और चाइना क्षेत्रफल के मामले में चौथे नंबर पर आता है। भारत की स्थल सीमा रेखा की लंबाई जो है ये लगभग 15,200 किलोमीटर है। यहां भी एक चीज स्पष्ट कर देता हूं, कुछ किताबों में भारत की जो स्थल सीमा रेखा की लंबाई है ये 15,106 किलोमीटर बताई गई है, लेकिन एनसीईआरटी में ये 15,200 किलोमीटर बताई गई है। और हमारी समुद्री तटरेखा की लंबाई, जिसमें कि हमारे द्वीप समूह भी शामिल हैं, यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह भी शामिल हैं, इनको मिलाकर हमारी समुद्री तटरेखा की जो लंबाई है वो 7,516.6 किलोमीटर है। भारत के उत्तर पश्चिम, देखिए भारत का उत्तर पश्चिम ये वाला रीजन है, भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्वी सीमा, उत्तर वाला रीजन ये वाला रीजन है, उत्तर पूर्वी सीमा मतलब ये वाला रीजन। तो यहाँ पर नवीन वलित पर्वत हिमालय है। हिमालय के दक्षिण का जो भूभाग है ये उत्तर में चौड़ा है, यानी हिमालय पर्वत के जो दक्षिण वाला भाग है ये वाला जो पार्ट है ये उत्तर की तरफ चौड़ा है, लेकिन जैसे ही हम 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर बढ़ेंगे तो ये सकरा होता गया है। जैसे जैसे हम 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्रॉस करेंगे तो वैसे वैसे क्या है, ये सकरा होता गया है, एक प्रायद्वीप के रूप में कन्वर्ट हो गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर है, पश्चिम में आप देख पा रहे हैं ये अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण में इसके जो है हिंद महासागर पड़ता है। देखिए भारत का जो दक्षिणतम हिस्सा है इसको भारतीय प्रायद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीप उस भूमि को कहा जाता है जो 3 ओर से समुद्र से घिरी हो। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं भारत का दक्षिणी हिस्सा है ये 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको जो है प्रायद्वीप भी कहा जाता है। जैसा कि हमने आपको देशांतरी विस्तार के बारे में बताया था कि भारत का देशांतरी विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है, यानी हमारा देशांतरी विस्तार जो है लगभग 30 डिग्री का है। और जैसा कि हम लोग आपको बता चुके हैं जब अक्षांश और देशांतर आपको पढ़ाया था कि पृथ्वी को 1 डिग्री रोटेट होने में 4 मिनट का समय लगता है, यानी 4 मिनट में पृथ्वी 1 डिग्री रोटेट होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि यहां से यहां तक रोटेट होने में इसको जो है 2 घंटे का समय लग जाएगा। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर जो हमारा अरुणाचल प्रदेश रीजन है यहाँ पर 4 बजे सूर्य उदय हो जाएगा, तो यहाँ पर जो आपका गुजरात वाला रीजन है यहाँ पर 6 बजे सूर्य उदय होगा। अगर हम मान लेते हैं हमने अरुणाचल प्रदेश रीजन का जो टाइम जोन है वही पूरे देश पर लागू कर दिया तो क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय जल्दी हो रहा है, सूर्यास्त भी जल्दी हो रहा है, जबकि हमारा जो पश्चिम रीजन है, पश्चिमी रीजन में सूर्योदय सूर्यास्त काफी देर से हो रहे हैं, तो हमें काफी ज्यादा विसंगति होगी, काफी ज्यादा दिक्कत होगी। इसलिए हमने एक मानक याम्योत्तर रेखा को अपना समय माना है और उसका समय पूर्व और पश्चिम दोनों पर लागू होता है। तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, अतः 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को, जो हमारी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है जिसको मानक यामोत्तर रेखा कहा जाता है, इसको हमने भारत की मानक यामोत्तर रेखा माना है। और ये रेखा जो है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। कुछ स्रोतों में इसको जो है इलाहाबाद के नैनी से गुजारा गया है, कुछ स्रोतों में बताया गया है कि ये इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, जबकि एनसीईआरटी में ये बताया गया है कि ये मिर्जापुर से गुजरती है। मानक समय रेखा जो है ये भारत के 5 राज्यों यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर गुजरती है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि हमारी जो मानक याम्योत्तर रेखा है वो भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। इसके अलावा वर्तमान में प्रशासनिक विभाजन की दृष्टि से देखें तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहां पर भारत को विश्व के संदर्भ में बताया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही भारत का विश्व के संदर्भ में स्थान बताया था कि भारत कहाँ पड़ता है। तो भारत जो है एशिया का ही एक पार्ट है और भारतीय भूखंड जो है एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिमी हिस्से के बिल्कुल बीचों बीच में पड़ता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यानी भारतीय भूभाग जो है एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है, एशिया महाद्वीप के दक्षिण में पड़ रहा है। इसी वजह से भारत को जो है दक्षिण एशियाई देश भी कहा जाता है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर अवस्थित है। तो हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, यह भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए दुनिया के 5 महासागरों में यही एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है, यानी हिंद महासागर का नाम भारत के नाम पर रखा गया है। भारत का अगर अन्य देशों के साथ संपर्क देखें
तो भारत का विश्व के अन्य देशों के साथ जो संपर्क है ये काफ़ी ज़्यादा पुराना है, प्राचीन काल से हमारा संपर्क रहा है। हालांकि प्राचीन काल में यह संबंध जो था हमारा समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से था। यानी प्राचीन समय में जो भी हमारा व्यापार होता था वो समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा जो भूमार्ग हैं उनसे व्यापार होता था, क्योंकि उस समय तक समुद्री मार्ग ज्ञात नहीं थे। जब समुद्री मार्ग ज्ञात हो गए हैं फिर हमारा समुद्री जलमार्गों के थ्रू व्यापार होने लगा है। अगर हम बात करें कौन कौन से देशों से हमारा व्यापार ज़्यादा हुआ है, तो यहाँ पे बताया गया कि भारत का पश्चिम मध्य और पूर्वी एशिया और दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ अद्भुत संपर्क रहा है। कौन कौन सी वस्तुओं का हम लोग निर्यात करते थे उन वस्तुओं के नाम बताए गए हैं। खास करके मसाले हैं, मलमल आदि कपड़े हैं और व्यापार के अन्य सामान हैं, ये भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत ने कुछ भी आयात नहीं किया है, भारत ने भी बहुत सारी चीज़ों का आयात किया है। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला और पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनार, गुंबद, तो इनका प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया है। यानी इन चीज़ों का हमने आयात भी किया है। ये वास्तुकला की जो चीज़ें हैं, स्थापत्य कला जो है, इन स्थापत्य कला वास्तुकला की जो सामग्री है, कंटेंट है, इसका भी हमने आयात किया है। तो इसका प्रभाव हमारे यहाँ की जो इमारतें हैं उनमें दृष्टिगोचर होता है। यहाँ पर नोट के रूप में बताया गया है कि सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच दूरी जो है 7000 किलोमीटर कम हो गई। देखिए यहाँ पर आप समझने का प्रयास कीजिए, पहले हमारा जो यूरोप के साथ व्यापार होता था तो पहले क्या था कि हम भारत से अगर मान लीजिए कोई जहाज लेकर जा रहे हैं तो इस तरह से जाते थे, पूरा का पूरा अफ्रीका महाद्वीप घूमते हुए तब हम यूरोप तक पहुंचते थे। लेकिन जब 1869 में स्वेज नहर जो है ये लाल सागर है और ये बीच में भूमध्य सागर है, इनके बीच में ये पड़ती है, मिस्र में पड़ती है। यहाँ पर स्वेज नहर है और ये आप देख पा रहे हैं लाल सागर है और ऊपर ये मेडिटेरियन सी या फिर भूमध्य सागर है। तो स्वेज नहर का निर्माण जब 1869 में कंप्लीट हो गया, जब ये ओपन कर दी गई, तो हमारा व्यापार जो है अब लाल सागर होते हुए, स्वेज नहर से होते हुए सीधा भूमध्य सागर में हम पहुंच पा रहे थे और ऐसे करके लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। आगे यहां पर भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बताया गया है। देखिए भारत की 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा लगती है। ये 7 देश कौन कौन से हैं, जैसा कि आप यहां पर मैप में देख पा रहे हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, इन 7 देशों के साथ हमारी स्थलीय सीमा लगती है और 2 देशों के साथ हमारी समुद्री सीमा लगती है। इन श्रीलंका और मालदीव के साथ हमारी समुद्री सीमा लगती है। तो भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, तिब्बत वाला पार्ट जो कि चीन ने ही अधिकृत कर लिया है, तो उत्तर में चीन या तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ, पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ मिलती हैं। दक्षिण में समुद्र पार हमारे 2 पड़ोसी देश भी हैं, 2 द्वीप समूह राष्ट्र भी हैं, श्रीलंका और मालदीव, इनके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया है। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी है। यानी पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी जो है ये भारत और श्रीलंका के बीच में अवस्थित है। मालदीव जो है ये लक्षद्वीप द्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये लक्षद्वीप द्वीप समूह है, इसके दक्षिण में मालदीव पड़ रहा है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। इसके अलावा अब आपको कोई नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इस वीडियो से संबंधित नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए इन जो लेक्चर्स आ रहे हैं, इन लेक्चर्स की जो ऑब्जेक्टिव सीरीज है, एमसीक्यू वाली सीरीज है, ये पहले ही आ चुकी है। तो मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, उस लिंक पर जाकर आप इस अध्याय से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास कर लेंगे तो आपने जो कुछ पढ़ा है उसका भी आपको अभ्यास हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये सीरीज समझ में आ रही होगी। आप लोग इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।